हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है इसके क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर रहे थे। इससे पहले हमने पार्ट 3 देखा। आज हम इसके पार्ट 4 को देखेंगे जिसमें सारे पोयम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम आज इसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाले MCQ वाले वीडियो और गद्य विभाग वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपका वो क्वेश्चन आंसर भी आसानी से हो सके। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं। कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि कृष्ण जो है युवा व्रज नारियों और अपने प्राणों से प्यारी जो राधा है उसके साथ में होली खेल रहे हैं। इसके साथ साथ में वहाँ मुरली, डफ और चंग जैसी ध्वनि सुनाई दे रही है और धमार राग में लोग गीत गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और जो लोग हैं, व्रजवासी हैं, गोपियां हैं, वो मुट्ठी भर भर कर लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। सब एक दूसरे में गुलाल डाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण व्रज में होली खेल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कवि दीदी को चट्टान की उपमा क्यों देते हैं। तो ये कौन से चैप्टर से है, नींव की ईंट हो तुम दीदी। तो कवि दीदी को कैसा मानते हैं, अनुशासन का कड़ाई से पालन करने वाली। जो दीदी है वो अनुशासन का कड़ाई से पालन करती है। उनके हृदय में कोई इसके लिए नरमी नहीं है, कोई पोलाइटनेस नहीं है। दीदी का विश्वास जो है वो चट्टान के समान है, कठोर है। इसलिए कवि ने उनको चट्टान की उपमा दी गई है कि अनुशासन के मामले में वो थोड़ी भी नरमी नहीं बरतती है और जो उनका विश्वास है वो चट्टान के समान है। इसलिए उसको कवि ने चट्टान की उपमा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीड़ वन में आंधियों की बात करने से क्या होगा। तो हमने पढ़ा भी है कि चीड़ के पेड़ों के तने बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। वो तेज़ हवा चलने पर टूटकर गिर जाते हैं। जिससे क्या होता है, चीड़ वन में जैसे ही आंधियाँ आएंगी तो पूरा जो वन है चीड़ के साथ धराशायी हो जाएगा। पूरा वन बिखर जाएगा इधर से उधर। तो जो चीड़ वन के जो तने होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते, कमज़ोर होते हैं, जिससे अगर थोड़ी भी तेज़ हवाएं चलने लगे तो वो टूट कर गिर जाते हैं। इसीलिए कवि ने भी चीड़ वन में आंधियों की बात की है कि आंधी आने से सारे वृक्ष जो हैं वो धराशायी हो जाएंगे, गिर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती है। ये हमें क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है कि 3 ऑप्शन दिया गया है तो 3 में से कोई 2 तो नहीं लिखने हैं। ये नहीं, आपको समय बर्बाद नहीं करना है कि 3 क्वेश्चन दिख रहे तो तीनों के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि तीनों क्वेश्चन लिखना है या 3 में से कोई 2 क्वेश्चन लिखना है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती है। तो जो कृष्ण है वो क्या करते हैं कि मुरली को हमेशा अपने साथ में रखते हैं। इसीलिए जो गोपियां हैं वो मुरली से ईर्ष्या करती हैं, जलती हैं कि ये तो कृष्ण के साथ हमेशा रहती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अब कृष्ण तो सिर्फ बांसुरी की ही सुनते हैं, हर वक्त बांसुरी को ही अपने साथ में करते हैं। तो बांसुरी ने कृष्ण को मोह लिया है, ऐसा गोपियों का मानना है। और अब उनको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कृष्ण अब उन्हें क्यों चाहेंगे। यह बांसुरी हमेशा उनके साथ में ही लगी रहती है और गोपियों पर धौंस जमाएगी कि कृष्ण के साथ वो हमेशा रहती है।
और कृष्ण को मोहित कर करके वो सदा उन्हें जलाते रहेगी, उन्हें ईर्ष्या पैदा करेगी उनके मन में। तो यही सब सोचकर जो मुरली से कृष्ण के पास रहने के कारण गोपियों को ईर्ष्या होती है और गोपियाँ उनको अपनी सौत समझती है। तो यही कारण था कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुघट, ये रह नहीं होगा। मधुघट और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है, स्पष्ट करें। मधुघट और मनुष्य का जो जीवन है दोनों में क्या समानता पाई जाती है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम मधुघट के बारे में चर्चा करेंगे कि मधुघट जो होता है वो मिट्टी का बना होता है, और जाहिर सी बात है जब मिट्टी का बना होता है तो वो काफ़ी नाजुक होता है और अक्सर वो फूट जाता है। जब नाजुक है तो अक्सर वो फूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मनुष्य को देखें तो मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से निर्मित घट के समान ही होता है, पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह भी मधुघट के समान क्षणभंगुर, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है, क्योंकि शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। आज की परिस्थिति में लोग हैं, कल की परिस्थिति में क्या हो कोई नहीं जानता। तो एक पल में नाश होने वाला है, यह कब फूट जाए ये कहा ही नहीं जा सकता। तो फूटे हुए मधुघट की तरह जो मृत व्यक्ति फिर से कभी भी जीवित नहीं हो सकता। यही इन दोनों में गहरी समानता है कि जैसे मधुघट अगर फूट जाए तो उसे हम फिर से जोड़ नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो फिर से हम उसे जीवित नहीं कर सकते हैं। तो मधुघट और मनुष्य के जीवन में यही एक समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। कैलेंडर कविता में केंद्रीय भाव क्या रखा गया है? तो कैलेंडर कविता में कवि ने चेतनाहीन जीवन और जीवन में नएपन के अभाव का चित्रण किया है। यही कविता का केंद्रीय भाव है कि चेतनाहीन, एक विचारहीन जीवन, कुछ नयापन नहीं होना जीवन में, डेली एक ही जो रोज़मर्रा का जीवन है वो एक ही तरीके से बिताना, तो ये चीज़ का एक नएपन का जीवन में अभाव है। यही इसका केंद्रीय भाव है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जो कवि है वो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, यही उनकी रोज़ की दिनचर्या हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें से कोई एक आपको लिखना है। फर्स्ट है जिस तरह चाहो बजाओ इस सफ़ा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुंझुने हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि ये जो है बाढ़ की संभावनाएं से ली गई है पाठ से, जिसके कवि है दुष्यंत कुमार, जिसमें क्या कहा गया है कि इस दो लाइनों में कवि कहते हैं कि इस सभा में जो हमारी स्थिति है वो कैसी हो गई है, वो असहाय व्यक्ति की जैसी हो गई है, जिसका कोई सहारा नहीं है। तुम जैसा भी चाहो हमारा उपयोग करो, तुम जहाँ जो सभा में लोग हैं वो जैसा भी चाहे हमारा उपयोग करे। हमारी हैसियत जो है आदमी के रूप में रही ही नहीं गई है, एक गुलाम के रूप में रह गई है, क्योंकि वो असहाय है। हम आदमी न रहकर किसी झुंझुने की तरह हो गए हैं कि जब चाहो जैसे मन चाहो उस तरीके से बजाओ। क्यों? क्योंकि एक असहाय व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं होता है, ऐसी स्थिति हो गई है। इसीलिए कहा भी गया है कि जैसा हो चाहो वैसा उपयोग करो, तो ये झुंझुने की तरह ही हो गया। नेक्स्ट है घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। इसमें लिखा गया है कि ये चैप्टर जो है वो भी नींव की ईंट हो तुम दीदी से लिया गया है, जिसमें कवि कहना चाहते हैं इन दोनों लाइनों के में कि अपने दूसरे घर की दुनिया बसाने वाली जो दीदी है को पुराने दिनों की याद दिलाते हुए बच्चों कहते हैं, जैसे बच्चे के साथ जो दीदी ने वक्त बिताया है उस समय की याद दिलाते हुए बच्चे कहते हैं कि कहीं एक जगह टिककर वे रहे नहीं हैं। उनका जीवन भी दीदी की तरह ही बहुत
कष्टमय रूप से गुजरा है, पर उन्हें इसी तरह का जीवन जीना मंजूर है। घोंसले नहीं बनाए, मतलब बसेरा नहीं किया, कहीं कहीं पे भी घर नहीं बनाया, कहीं पर भी एक जगह टिक कर नहीं रहे। दीदी का जैसे कष्टमय जीवन रहा है वैसे ही कष्टमय जीवन हमारा भी रहा है। तो लेकिन फिर भी ऐसा जीवन जीना हमें मंजूर है, ऐसा कवि ने इन दोनों लाइनों के द्वारा हमें बताया है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि ये जो कुछ क्वेश्चन के आंसर है यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।